Hello guys, so welcome to our next lecture, error analysis। तो अभी तक हम लोगों ने एब्सोल्यूट एरर के बारे में या जो बेसिक एरर क्या होती है उसके बारे में डिस्कशन किया था। आज हम लोग प्रोपगेशन ऑफ एरर के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है जनरली कि एक्सपेंड कितना हो रही है एरर कितना एक्सपेंड हो रही है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो मेरे पास में कोई टर्म है कि x की कोई वैल्यू है 2.5 प्लस माइनस 0.002 ओके या 0.02 ओके, और y की कोई वैल्यू है मेरे पास में 7.8 प्लस माइनस 0.03 ओके। अब थोड़ा सा आइडिया लगाएं कि मान लो ये कोई एक्सपेरिमेंट है जहां से x और y की दो डिफरेंट वैल्यूज मेरे पास में आई है, ठीक है ना। अब जो फाइनल रिजल्ट है वो आना है x प्लस वाई को करके, ठीक है। यानी मैं इन दोनों कंडीशंस को ऐड करूंगा तब फाइनल रिजल्ट आना है। तो अगर इसके अंदर एरर 0.02 का है और इसके अंदर ऑलरेडी एरर 0.03 का है, ठीक है। अब इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती है ये, ठीक है। इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज को जब मैं ऐड करूंगा या इन दोनों को माइनस करूंगा, ठीक है ना, तो जो एरर है वो तो इसके अंदर क्या हो जाएगी, कंबाइन हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब देखा जाए तो फाइनल रिजल्ट में जो एरर कंबाइन हुई है तो उसकी वजह से जो ओरिजिनल एरर है उससे मेन एरर क्या हो गई बेटा, प्रोपेगेट हो गई या नहीं हो गई। यानी मान लो इनिशियली एरर 0.02 की चल रही थी या 0.03 की चल रही थी, अगर कंबाइन होगी तो एरर कितनी की हो जाएगी, 0.05 की। तो एरर का क्या हो गया बेटा, जनरली प्रोपेगेशन हो गया या फिर एक्सपेंशन हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग किस तरह प्रोपेगेशन ऑफ एरर के कंसेप्ट को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। अब इसमें किस किस तरह से एरर को निकालना है, कहाँ कहाँ पर ये सेटअप लगेंगे इसके, जैसे कि ऐड करने में, सब्ट्रैक्ट करने में, मल्टीप्लाई करने में, डिवीजन करने में, पावर की सिस्टम में, तो उन कंसेप्ट को यहाँ पर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हम लोगों का फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ये नोट करने चला बेटा। एरर इन द sum of two quantities, error in the sum of two quantities, यानी अगर मेरे पास में दो क्वांटिटीज है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मेरे पास में ये एक क्यूब है, ओके। ये मेरे पास में क्या है, एक कोई भी एक क्यूब है, मान लो क्यूब ये ए, और एक ये दूसरा क्यूब है मेरे पास में, ओके। ये क्यूब बी, इसका जो वॉल्यूम है वी ए, मान लीजिए मैंने कह दिया 5 मीटर क्यूब या 5 प्लस माइनस, और इसमें 0.05 का एरर है मीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम, यानी 5 प्लस माइनस 0.05 मीटर क्यूब, ये इसका कंप्लीट वॉल्यूम है। यानी इसमें एरर जो है वो कितने का है, 0.05 का एरर है, ठीक है। और जो ये बी वाला है, इसमें इसका जो वैल्यू है, लेट मी कंसीडर 6 प्लस माइनस 0.03 मीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम है मेरे पास में, ठीक है ना। नाउ इफ वी कंसीडर VA प्लस VB, यानी अगर मैं इन दोनों के वॉल्यूम को कंबाइन करना चाहूं, ठीक है ना, तो क्या रहेगा, देखो VA प्लस VB यानी 5 प्लस 6, 5 प्लस 6 प्लस माइनस 0.05 प्लस 0.03, ओके। सो VA प्लस VB क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज 11 प्लस माइनस 0.08, ओके। सो जनरली सेटअप क्या बना, 11 प्लस माइनस 0.08। अब ये तो रहा हमारे पास में किस कंसेप्ट के लिए, सम वाले कंसेप्ट के लिए, इसके लिए
सम वाले कंसेप्ट के लिए। बट अगर मैं यही कह दूं कि जैसे कि हम लोग बात करते हैं, सेकंड पॉइंट उठाते हैं हम लोगों का कि एरर इन द difference, error in the difference of two quantities, यानी दोनों क्वांटिटीज के लिए अगर मुझे डिफरेंस कैलकुलेट करना है, इट मींस दैट इफ वी वांट टू कैलकुलेट VA माइनस ऑफ VB, या फिर एक्चुअली ये बड़ा है VB माइनस ऑफ VA, लेट मी कंसीडर, मैंने ये कंसीडर किया VB माइनस VA, ठीक है। तो अब क्या सेटअप लगाओगे, देखो 6 माइनस 5 प्लस माइनस। नाउ अब यहां पर ये बहुत समझने वाली बात है, देखो चाहे ऐड हो चाहे सबट्रैक्ट हो, बट जो फाइनल रिजल्ट आएगा, जो आएगा उसमें तो दोनों की एरर यूज में आई है, नहीं है आई है, ऑब्वियसली बात है, दोनों की एरर यूज में आ रही है फाइनल रिजल्ट में। तो फाइनल रिजल्ट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि अगर यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ पर अगर ये माइनस हो रहा है तो एरर भी माइनस हो जाएगी, नहीं, एरर इज ऑलवेज, ये साफ माफ करके लिख लेना, एरर विल ऑलवेज एड अप, ये हमेशा क्या हो जाएगी, ऐड होगी, ध्यान रखना। तो ये क्या होगा बेटा, 6 माइनस 5 प्लस माइनस 0.05 प्लस 0.03, तो आंसर क्या आएगा 1 प्लस माइनस 0.0। ओके, तो ये दो सेटअप होते हैं, पहला सम के लिए और दूसरा डिफरेंस। ओके बेटा, सो चलो अभी बात करते हैं हम लोग एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज। अगर दो क्वांटिटी जो है वो मल्टीप्लिकेशन में हो तो उनके लिए एरर किस तरह से फाइंड करना है। लेट वी कंसीडर, मान लो मेरे पास में कोई टर्म है z इज इक्वल टू a इंटू बी, क्या है, z इज इक्वल टू a इंटू बी, ठीक है। नाउ अगर इनको एरर की फॉर्म में लिखना है, यानी विद एरर फॉर्म लिखे हैं अगर इनको, तो वो क्या हो जाएगा, देखो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू b प्लस माइनस डेल्टा b। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग क्या मान लेते हैं, 1। अच्छा, यहां से ये आइडेंटिफाई में आ गया हम लोगों के पास में, चलो सॉल्व करते हैं इसको। दिस इज z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू ab प्लस माइनस a डेल्टा b प्लस माइनस b डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b। ओके, यहां तक हो गया हमारे पास में। अब मैं क्या करता हूं, यहां से z कॉमन लेता हूं, यहां से क्या करता हूं बेटा, z कॉमन लेता हूं और उस z का इसके इस ये जो RHS है इसमें क्या करवा देता हूं, डिवाइड करवा देता हूं। तो टेक कॉमन z in LHS and divide this in RHS। उसको RHS में क्या करवा देना है बेटा, यहाँ से कॉमन लेके डिवाइड करवा देना है हमको जनरली। तो यहाँ से z कॉमन लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, अब उस z से इधर डिवाइड करवाना है तो ab अपॉन z प्लस माइनस a डेल्टा b अपॉन z प्लस माइनस b डेल्टा a अपॉन z प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b अपॉन z। अब इक्वेशन 1 से देखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या है, z इज इक्वल टू क्या है, ab, तो वैल्यू पुट करेंगे हम लोग 1 प्लस डेल्टा z अपॉन z इन RHS। कहाँ करना है ये हमको, वैल्यू पुट कहाँ करनी है, RHS में। सो अब देखो ये AB अपॉन AB प्लस माइनस A डेल्टा B अपॉन AB प्लस माइनस B डेल्टा A अपॉन AB प्लस माइनस डेल्टा A डेल्टा B अपॉन AB। ओके, नाउ अब देखो बेटा ये कट हो गया,
ये ए कट हो गया, ये बी कट हो गया, तो यहाँ से फॉर्मेशन क्या मिला, 1 प्लस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ये सॉरी प्लस माइनस है, ओके, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए, ये कॉम्बिनेशन हमें मिला, ठीक है ना। तो एक बार पहले यहां तक नोट करो आप लोग वीडियो पॉज करके, ओके। नाउ अभी अगर मैं एक चीज नोट करूं, देखो ये 1 से 1 गया, इधर क्या आया, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए। जरा इस टर्म को देखना, डेल्टा यानी ए प्लस डेल्टा ए लिखते थे, तो ये जो डेल्टा ए की जो वैल्यू आती थी वो एरर की फॉर्म में बहुत छोटी वैल्यू होती थी, यानी जनरली 0.02 0.01 समथिंग लाइक दैट। अब इसका मल्टीप्लाई डेल्टा बी मान लो इससे करें और उसमें भी इस बड़े वाले नंबर से डिवाइड करें, तो ऑब्वियसली बात है ये वाली जो टर्म है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी बेटा, स्मॉल टर्म हो जाएगी, यानी अप्रोक्सीमेटली जीरो की फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी जो डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी जो है वो उसको क्या कर देंगे हम लोग जनरली नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि ये बहुत छोटी टर्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से जब इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारे पास में टर्म क्या बचा, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन, ये फॉर्मेशन हमारे पास में जनरली बन के आता है, ओके। तो ये जनरली रहता है बेटा प्रोडक्ट के लिए, और मोस्ट प्रोबेबली इसको हम लोग ये माइनस हटा देते हैं और प्लस की फॉर्मेशन में ही इसको यूज में लेते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक दो क्वेश्चन लेके देखते हैं हम लोग, फटाफट से इसको नोट करो, ओके। चलिए कुछ क्वेश्चंस देते हैं, और क्वेश्चन किस तरह से होते हैं देखें। मान लो आपके पास में कोई टर्म है कि क्वेश्चन है जेई के लिए, जेई का है और शायद काफी पुराना क्वेश्चन है जेई में, कि आपको लेंथ दिया हुआ है 4 प्लस माइनस 0.04 मीटर, आपको वेट दी हुई है 2 प्लस माइनस 0.02 मीटर। तो बेटा आपको एरिया कैलकुलेट करना है, आपको एरिया कैलकुलेट करना है और एरिया में एरर उसका कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ से जनरल एरिया कंसीडर करूँ, जनरल अगर एरिया कंसीडर करूँ तो वो क्या कितना आएगा, 4 इंटू 2 यानी 8 मीटर स्क्वायर, ये तो मेरे पास में जनरल एरिया आ चुका है, ठीक है ना। अब एरर की फॉर्म में निकालें, तो एरर की फॉर्म में इसका फॉर्मूला क्या बनेगा कि एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी, ठीक है। तो ये टर्म क्या हो जाएगी, डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ये फॉर्मेशन मेरे पास में जनरली बन के आएगा। तो अब देखो जरा यहां से अगर देखें तो ये क्या हो गया, एल प्लस डेल्टा एल, ये क्या हो गया बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो टर्म लिख लो बेटा पहले, डेल्टा आपके पास में देखो एल की वैल्यू कितनी हो गई है 4, तो डेल्टा एल की वैल्यू कितनी हो गई 0.04, बी की वैल्यू हो गई 2, तो डेल्टा बी की वैल्यू कितनी हो गई 0.02। और यहाँ पर देखो एक चीज और निकाली हुई है मैंने, क्या एरिया, यानी ए कितना हो गया है 8। तो आपको निकालना क्या है बेटा, डेल्टा ए। सारी टर्म्स मिल चुकी हैं आप लोगों को, आप निकाल सकते हो आराम से। तो डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा ए अपॉन ए की वैल्यू कितनी हो गई 8 इज इक्वल टू डेल्टा एल 0.04 अपॉन 4 प्लस डेल्टा बी 0.02 अपॉन 2। आप इसको सॉल्व करोगे आराम से, आपके पास में डेल्टा ए की वैल्यू आएगी, तो वो अप्रोक्सीमेटली आनी चाहिए। उसको सॉल्व अगर करें अभी तो देखो ये क्या, तो ये 100 और ये भी 100, 1/100 प्लस 1/100, ठीक है।
सो डेल्टा ए अपॉन 8 इज इक्वल टू, यहाँ से आएगा 1/100 प्लस 1/100। आप इसको सॉल्व करोगे बेटा तो ये आ जाएगा आपका 50। इसको सॉल्व करोगे इस कंप्लीट को तो ये कितना आ जाएगा 1/50। सो डेल्टा ए इज इक्वल टू 8/50। आप इसको सॉल्व करोगे अप्रोक्सीमेटली 0.16 आना चाहिए। ठीक है, तो डेल्टा ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 0.16। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस आइडेंटिफाई में आते हैं। ओके, अभी अगर एरर इन डिवीजन के लिए बात करें हम लोग तो इसके लिए भी जो डेरिवेशन है उसका जो फाइनल रिजल्ट जो निकल के आता है वो सेम निकल के आता है जो हमारा मल्टीप्लिकेशन में आया। जो हमारा मल्टीप्लिकेशन में आया था वही रिजल्ट इसमें निकल के आता है। तो जनरली हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर z की वैल्यू a/b है, z की वैल्यू क्या है बेटा a/b, तो आप ट्राई करके देखना एक बार, इसका रिजल्ट भी इसका रिजल्ट भी सेम मल्टीप्लिकेशन वाला आएगा। तो अगर मैं डायरेक्टली लिखा हूँ इसको तो z की टर्म क्या बनेगी मेरे पास में, डेल्टा z/z इज इक्वल टू ऑल्सो दिस इज डेल्टा a/a प्लस डेल्टा b/b। डिफरेंस जो आता है वो जनरली केवल एक आता है कि जहाँ यहाँ पर जो प्लस माइनस की टर्म आ रही थी वहाँ पर ये माइनस प्लस की टर्म आ जाएगी, और जनरली हमको लेना क्या रहना है इसमें प्लस की फॉर्मेशन ही आइडेंटिफाई में लेनी है। तो यही टर्म हम लोगों के लिए डिवीजन में भी आइडेंटिफाई होगी। तो एक न्यूमेरिकल लेके देखते हैं डिवीजन के लिए थोड़ा सा। ओके, ये क्वेश्चन है, देखते हैं। A wooden piece X is given to us, mass is 40 gram with error of 0.4 gram and its volume is 10 centimeter cube with error in limit of 1 centimeter cube. Find density। उसका डेंसिटी क्या होगा विद एरर की फॉर्म में, उसका डेंसिटी की टर्म जो है वो क्या निकल के आएगी वो हमको कैलकुलेट करना। ठीक है ना, तो देखो कुछ नहीं है, जनरल फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। यानी हमारे पास में जो टर्म बनी वो कौन सी बनी, z इज इक्वल टू a/b वाली टर्म बनी। फॉर्मेशन हमको पता है किस तरह से उसको सेट करना है। तो सबसे पहले जो गिवन कंडीशन है उनको लिखेंगे और फिर उसके बाद में उसको सॉल्व करेंगे। तो देखो गिवन कंडीशन के लिए सबसे पहले इसके लिए फॉर्मूला बनाओ, क्या बनेगा, डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू डेल्टा m अपॉन m प्लस डेल्टा v अपॉन v। ये फॉर्मेशन बन जाएगा हमारे पास में। अब जो गिवन कंडीशन है सबसे पहले उनको आप नोट करो। देखो आपके पास में क्या क्या चीज गिवन है, मास गिवन है कितना 40 ग्राम, तो मास हो गया आपका 40 ग्राम। ठीक है, विद एरर ऑफ 0.4 ग्राम, यानी डेल्टा एम गिवन है आपको कितना 0.4 ग्राम एंड इट्स वॉल्यूम इज 10 सेंटीमीटर क्यूब। जो वॉल्यूम है वो है 10 सेंटीमीटर क्यूब विद एरर इज 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी डेल्टा वी हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपके पास में क्या क्या चीज नहीं है, डेल्टा रो और डेल्टा रो, यानी आपको सबसे पहले रो भी फाइंड करना है और फिर आपको डेल्टा रो भी फाइंड करना है। यानी ये डेटा मेरे पास में, मेरा इस क्वेश्चन का जो डेटा है वो मेरे पास में ये आ चुका है। ठीक है ना, तो अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। एक बार देखें गौर से, चलिए। तो सबसे पहले मैं रो कैलकुलेट करूंगा। तो रो का फॉर्मूला है हमारे पास में मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना गिवन है, जनरल मास 40, वॉल्यूम इज 10 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी
जो रो जनरल जो रो है वो हमारे पास में 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है ना। अब सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे हम लोग। सो डेल्टा रो अपॉन रो की वैल्यू आ गई 4 इज इक्वल टू डेल्टा एम 0.4 अपॉन 40 प्लस डेल्टा वी 1 अपॉन 10। ओके, तो डेल्टा रो निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 0, सो दिस इज डेल्टा रो अपॉन 4 इज इक्वल टू 1/100। सॉल्व करोगे 1/100 प्लस 1/10, एलसीएम लोगे 100 1 प्लस 10, सो दिस इज 11/100। सो फॉर्मेशन कितना बना हमारे पास में, डेल्टा रो अपॉन 4 इज इक्वल टू 11/100। सो डेल्टा रो इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे बेटा, तो दिस इज 44 डिवाइड बाई 100। सो डेल्टा रो इज इक्वल टू 0.44 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेल्टा रो की वैल्यू भी आ गई मेरे पास में। बस अब इसको रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, क्या होता है, जैसे रो प्लस माइनस डेल्टा रो, ये टर्म लिखना है। तो रो की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास में, रो आया था आई थिंक 4। ओके, सो दिस इज 4 प्लस माइनस 0.44 ग्राम पर सेंटीमीटर, ये आपका क्या रहेगा जनरली आंसर। ठीक है बेटा, इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट वाले क्वेश्चंस को और डिवीजन वाले क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, एरर इन द पावर ऑफ अ क्वांटिटी। यानी अगर कोई भी टर्म उसकी पावर की फॉर्मेशन में है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास में कोई टर्म है z इज इक्वल टू a की पावर n, z इज इक्वल टू a की पावर n, इस तरह की टर्म में अवेलेबल है, ठीक है ना। तो उस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो देखा जाए तो बहुत इजी फॉर्मेशन है। जैसे कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में कर रहे थे, यानी डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a। बस इसमें क्या करना है, ये जो पावर है इसको इस टर्म के साथ में मल्टीप्लाई करवा देना है। ये जो टर्म है इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये तो एक शॉर्ट ट्रिक है, ये तो एक, जब भी न्यूमेरिकली फॉर्म आएगी तो ये शॉर्ट ट्रिक रहेगी आपकी। और इसका एक डेरिवेशन है छोटा सा, वो मैं करवा देता हूँ, देख लो जरा गौर से। चलिए, टर्म्स हैं तो z वही हमारा एरर की फॉर्म में लिखते हैं, तो z प्लस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा a की पावर n। ओके, अगेन ओके, सो यहाँ से मैं z कॉमन लेता हूँ, 1 प्लस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, यहाँ से मैं a कॉमन लेता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं a कॉमन लूंगा और ये पावर में क्या है n, तो कॉमन क्या आएगा बेटा, a की पावर n, और अंदर क्या बचेगा, a प्लस डेल्टा a अपॉन a की पावर n, ठीक है ना। अब इसका और इसको देखेंगे अगर जरा गौर से, तो देखो ये दोनों इक्वल हैं, तो आपस में ये तो कट गए बेटा। तो फॉर्मेशन क्या बना, a 1 प्लस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा a अपॉन a की पावर n, ठीक है ना। अब ये जो टर्म है इसको एक नाम होता है बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम ये एक्चुअली मैथमेटिक्स का पार्ट है बेटा। आगे 10th में आई डोंट 10th में तो नहीं आया तुम लोगों के, अभी 11th क्लास में या 11th या 12th में अभी जो मैथ्स आएगी उसके अंदर बायनोमियल थ्योरम के टॉपिक्स आएंगे बेटा, जिसमें आप लोग इक्वेशंस को एक्सपेंड कैसे करते हैं वो सीखोगे बेटा। तो अभी के लिए मैं केवल जनरली एक फॉर्मूला है उसको समझ लो गौर से बेटा, उसको मैं लिखवा रहा हूँ। आगे मैथमेटिकल चैप्टर वाला जो मैथमेटिकल टूल वाला जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे तो उसमें बताएंगे, थोड़ा सा अभी के लिए समझ लो। मान लो 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एक्स की पावर n अगर ये टर्म है तो इसका बायनोमियल एक्सप्रेशन होता है 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, और फिर ये आगे की तरफ इसी तरह से चलता रहता है बेटा, ठीक है ना। तो अब बात आएगी सर ये क्या है फैक्टोरियल 2, ठीक है ना। आई थिंक ये अभी नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने,
तो ये टर्म होती है बेटा, फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास में फैक्टोरियल 5 है, इसकी वैल्यू क्या होगी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको लास्ट वैल्यू तक आना होता है मल्टीप्लाई करते हुए। तो इसके लिए जो वैल्यू आएगी वो शायद 120 आएगी इसकी वैल्यू। अब मान लो मेरे पास में अगर फैक्टोरियल 3 होता तो क्या होता है इसका 3 इंटू 2 इंटू 1, अगर फैक्टोरियल 2 है तो क्या होगा 2 इंटू 1, ठीक है ना। तो इस तरह से कुछ वैल्यूज रहती हैं इसकी। अब जरा यहां से देखें, अगर मैं 1 प्लस डेल्टा ए अपॉन ए की पावर एन को यहां पर एडजस्ट करता हूं तो क्या आएगा वैल्यू, देखो जरा 1 प्लस डेल्टा ए अपॉन ए की पावर एन, तो 1 प्लस देखो x की वैल्यू तो ये पूरी ये कंप्लीट x की वैल्यू है मेरे पास है 1 प्लस ये हो जाएगा n डेल्टा a अपॉन a प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू अब डेल्टा a अपॉन a का होल स्क्वायर। जरा यहाँ गौर से देखो बेटा, टर्म डेल्टा a तो पहले से बहुत छोटी टर्म, उसमें भी उसकी मेजर टर्म से डिवाइड और फिर उसका स्क्वायर, यानी मान लो फॉर एग्जांपल 0.05 डिवाइडेड बाय 5 का फिर होल स्क्वायर। तो ये जो टर्म है ये तो बहुत ज्यादा क्या हो जानी है बेटा, स्मॉल टर्म हो जानी है। तो ऑब्वियसली बात है इस टर्म को हम लोग क्या करेंगे बेटा, नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा यहां से और यहां तक का ये जो पार्ट है इसको अलग से नोट कर लेना, ठीक है। तो हम लोग अपने डेरिवेशन पे आते हैं बेटा। तो इसका फॉर्मेशन क्या बना मेरे पास में, देखो ये टर्म तो नेग्लेक्ट हो गई, तो मेरे पास में जनरली जो फॉर्मेशन बना है इस चीज का वो क्या बना, ये बना 1 प्लस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू 1 प्लस एन डेल्टा ए अपॉन ए। देखो 1 से 1 गया, सो डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू एन डेल्टा ए अपॉन, वही फॉर्मेशन निकल के आएगा जो मैंने बताया था। तो इस तरह की टर्म्स को, पावर वाली टर्म्स को इस फॉर्मूले से आप लोग सॉल्व करो, ठीक है ना। आराम से वीडियो पॉज करके इसको एक बार नोट कर लो, फिर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर। चलिए बेटा, ये क्वेश्चन है मेरे पास में अभी कि मेरे पास में ये एक क्यूब दिया हुआ है, ठीक है ना, और इस क्यूब के लिए जो एक साइड होती है उस साइड की एक वैल्यू दी हुई है 2 प्लस माइनस 0.04 सेंटीमीटर, यानी ये तो इसका रियल जो साइड है वो, प्लस ये उसमें एरर है सेंटीमीटर के अंदर, ठीक है ना। अब वो कैलकुलेट करवा रहा है कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ठीक है ना। मान लो क्यूब है तो ऑब्वियसली बात है 6 फेसेस होंगी, एक फेस का एरिया कितना हो जाता है a स्क्वायर, तो 6 फेस का कितना हो जाएगा बेटा 6a स्क्वायर, ठीक है ना। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बन गया मेरे पास में 6a स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मेशन मानी एरिया इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। एरिया 6a कितना है केवल 2 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, एरिया कितना हो जाएगा 424 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो एरिया की फॉर्मेशन में आ गया। अभी अगर मैं इसको एरर की फॉर्म में निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, देखो डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू, अब देखो बेटा यहाँ पर ये ध्यान रखना एरर में कभी भी कांस्टेंट नहीं आता है, ठीक है ना। कांस्टेंट जो टर्म रहेगी ये टर्म नहीं कंसीडर करेंगे हम लोग, केवल ये वाली टर्म कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर है इसका स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा ट्वाइस डेल्टा ए अपॉन ए, सो डेल्टा ए अपॉन, अब ए कितना आया 24 इज इक्वल टू ट्वाइस डेल्टा ए, ये टर्म हो गई ये वाली, अपॉन एरिया हमने निकाला कितना अभी, सॉरी ये तो 24 हो गया साइड, हाँ ये 2, ओके। सो आप सॉल्व करोगे, ये 2 से 2 गया बेटा, सो डेल्टा ए इज इक्वल 24 इंटू 0.04, तो आप इसको सॉल्व करोगे बेटा कितना आएगा, देखो आई थिंक ये 0.96, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन आ गया डेल्टा आएगा। तो टर्म इसको लिखेंगे हम लोग, रिप्रेजेंटेशन कंडीशन किस तरह से लगाएंगे बेटा, a प्लस डेल्टा a इज इक्वल टू 24
प्लस माइनस 0.96 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, तो इस तरह की टर्म्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ अ वायर is 4 plus minus 0.04 centimeter and radius is 1 plus 0.01 centimeter. Find volume of the wire. उस वायर का हमें क्या निकालना है बेटा? वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। अब बात क्या आती है, भाई वायर है तो वायर किस फॉर्म में होता है जनरली? ये भाई मान लो ये वायर हुआ, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली बात है ये कैसा फॉर्म हुआ इसका? सिलेंड्रिकल फॉर्म हुआ, ठीक है। अब सिलेंड्रिकल के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। अब ये मेरे पास में इसका क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया। अब देखो जरा गौर से, लेंथ ऑफ द वायर यानी यहाँ से लेके जो ये टर्म है ये तो हो गई आपकी 4 प्लस माइनस 0.04 वाली टर्म, ठीक है ना। रेडियस यहाँ से ये r की वैल्यू हो गई 1 प्लस 0.01 वाली टर्म, ठीक है ना। तो बस अब आपको इसको जनरली क्या करना है? सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आप लोग जो नॉर्मल वॉल्यूम है वो कैलकुलेट कर लो। सो पाई दिस इज 22/7 इंटू r कितना है यहाँ? 1 का स्क्वायर इंटू 4। इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो आपके पास में जनरली जो v आएगा वो आ जाएगा बेटा 88/7। आप सॉल्व करेगा अप्रॉक्सीमेटली जो भी आता है, ठीक है ना। ये तो v की फॉर्मेशन निकल के आ गई हमारे पास में। अभी जो कैलकुलेट करना है हमें वो निकालना है बेटा डेल्टा v, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन तो क्या रहेगा हमारे पास में? v प्लस डेल्टा v। तो डेल्टा v की फॉर्मेशन निकालने के लिए देखो यहाँ देखें, इस यहाँ से इस फॉर्मूले से v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, इस टर्म से देखें अगर तो डेल्टा v अपॉन v, पाई नहीं लेंगे, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, इज इक्वल टू, अब r के ऊपर पावर है तो ट्वाइस डेल्टा r अपॉन r प्लस मल्टीप्लाई आ गया, मल्टीप्लाई यानी प्लस डेल्टा h अपॉन h। ओके, सो डेल्टा v अपॉन v कितना हो गया? 88/7 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा r, देखो r 0.01 अपॉन 1 प्लस डेल्टा h 0.04 अपॉन। इस टर्म को आप सॉल्व करोगे तो आराम से आप क्या निकाल लोगे बेटा? डेल्टा v निकालोगे, और डेल्टा v निकालने के बाद में आप लोग उसका रिप्रेजेंटेशन कर दोगे। ओके, तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हम लोग देखेंगे, ठीक। ओके, सो अभी क्वेश्चन है हमारा, मास ऑफ अ क्यूब इज 2 ग्राम with error of 0.2 gram and the volume of cube is 1 centimeter cube with error of 0.1 centimeter cube। यानी देखो mass of cube is 2 ग्राम, यानी ये तो हो गया क्या? m with error 0.2 ग्राम, यानी ये क्या हो गया बेटा? डेल्टा m and the volume ये हो गया आपका v with error, this is delta v। then find the परसेंटेज एरर। अभी हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है? यहाँ पर परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले, और किसका? डेंसिटी का। तो सबसे पहले तो डेंसिटी की मेन वैल्यू कैलकुलेट करो, क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना है यहाँ? 2 अपॉन वॉल्यूम 1, यानी 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये तो जनरल रो मिल गया है, ठीक है ना। अब हम लोग निकालते हैं डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू, अब देखो मास अपॉन वॉल्यूम यानी डेल्टा m अपॉन m प्लस डेल्टा v अपॉन v। अब वो निकलवा क्या रहा है बेटा? फाइंड परसेंटेज एरर निकलवा रहा है। क्या निकलवा रहा है वो? परसेंटेज एरर निकलवा रहा है। अब परसेंटेज एरर के लिए कुछ नहीं करना है, मानो यही जो हम जो फ्रैक्शन करवा रहे थे हम लोग, तो फ्रैक्शन में भी यही क्या था कि एब्सोल्यूट एरर अपॉन
जो मीन वैल्यू होती है भाई, एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू मल्टीप्लाई विद 100 करते थे तो परसेंटेज एरर आता था। तो इसके साथ में अगर मैं मल्टीप्लाई विद 100 कर देता हूँ तो ऑब्वियसली बात है, और इसके साथ भी मल्टीप्लाई 100 कर देता हूँ तो ऑब्वियसली बात है मेरे पास में क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, परसेंटेज एरर ऑफ रो इज इक्वल टू, अब यहाँ नोट करेंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100। तो ये क्या बन गया, परसेंटेज एरर ऑफ मास प्लस परसेंटेज एरर ऑफ वॉल्यूम। ये बना ही नहीं बना, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। डेल्टा एम की वैल्यू है आपके पास में कितना है, डेल्टा एम 0.2 अपॉन 2 इंटू 100 प्लस डेल्टा वी 0.1 अपॉन 1 इंटू 100। आप सॉल्व करो इसको जरा, तो देखोगे बेटा 0 ये गया, ये 2, ये 10% प्लस, और ये आया बेटा दिस इज ऑल्सो 10%। तो परसेंटेज एरर कितना आ गया बेटा, 20%, यानी परसेंटेज एरर ऑफ डेंसिटी कितना है आपके पास में, 20% आया। तो इस तरह से आप लोग परसेंटेज एरर भी कैलकुलेट कर सकते हो। अभी मान लो कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्म में मिले आपको, ठीक है, किस तरह से देखें एक बार। क्वेश्चन कुछ इस तरह से मिलता है आपको, दी percentage error in mass of Q is 1% and percentage error in measuring वॉल्यूम इज 2%। यानी एक क्यूब है जिसके मास में कितने का एरर है, 1% का, और जो उसका वॉल्यूम को मेजर किया है, ठीक है ना, उसमें कितने का एरर आया बेटा, 2% का एरर आया है। तो फाइंड परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, यानी तो उसकी डेंसिटी में परसेंटेज एरर कितने का आएगा। तो परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, देखो अभी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था परसेंटेज एरर डेंसिटी, तो इसको डायरेक्टली फॉर्म में क्या लिखा था हम लोगों ने कि परसेंटेज एरर ऑफ मास प्लस परसेंटेज एरर ऑफ वॉल्यूम। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज एरर ऑफ डेंसिटी क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर ऑफ मास प्लस परसेंटेज एरर ऑफ वॉल्यूम। सो ये कितना हो जाएगा बेटा, 1 प्लस 2, यानी कितने परसेंटेज का एरर आएगा बेटा, 3% का एरर आएगा। सीधा क्वेश्चन आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो। अच्छा अभी क्वेश्चन और भी लेते हैं कि मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी है P इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी क्यूब, ए स्क्वायर अपॉन बी क्यूब, ये एक फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है। अब क्या किया हुआ है कि परसेंटेज एरर ऑफ ए, ये दिया हुआ है बेटा आपको 2%, एंड परसेंटेज एरर ऑफ बी विच इज गिव्स एज 3%। तो वो कैलकुलेट करवा रहा है परसेंटेज एरर ऑफ पी, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो एक बार वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करके देखो क्या आता है आपका आंसर। एक बार वीडियो पॉज करो, फिर उसको बताते हैं। तो चलिए देखें एक बार, देखो P की फॉर्मेशन है, यानी डेल्टा P अपॉन P इज इक्वल टू, पावर है तो 2 डेल्टा A अपॉन A प्लस फिर नीचे वाली पावर 3 डेल्टा B अपॉन B। ये टर्म्स पावर की फॉर्मेशन में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो अब देखो यहाँ अगर मल्टीप्लाई विद 100 हो गया और इसके साथ भी मल्टीप्लाई क्या हो जाए, 100 हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर ऑफ P इज इक्वल टू 2 डेल्टा A अपॉन A इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा B अपॉन B इंटू 100। ऑब्वियसली बात है, सो परसेंटेज एरर ऑफ P
2, ये मिलके क्या बना, परसेंटेज एरर ऑफ ए विच इज गिव्स एज 2, तो 2 into 2 प्लस 3, और ये मिलके क्या बना, परसेंटेज एरर ऑफ बी विच इज 3, सो दिस इज 4 plus 9, 13% विच इज आंसर ऑफ पी, यानी परसेंटेज एरर ऑफ पी कितना आया बेटा आपका 13% आंसर आया। तो इस तरह से आप लोग परसेंटेज एरर के क्वेश्चंस को भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफ़ी है। अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो, जो इशू आता है वो डिस्कस करो, कुछ एक क्वेश्चंस के साथ में फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बेटा, थैंक यू।